नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंशी यादव। देखिए, चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन हो तो गया और इसमें बिहार से कितनी बड़ी भूमिका रही ये हम सबको पता है और आम जनता इसे बहुत बखूबी समझती भी है। लेकिन बड़ी बात फिर से आ जाती है सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, जेडीयू मैराथन बैठक और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे क्या निकल कर आएगा। क्या इक्वल इक्वल की बात कही जा रही थी, किस तरह से मैनेज होगा, क्योंकि 1:1 फॉर्मूला वो भी दिया है नीतीश कुमार ने। और देखने वाली बात है कि इस पर कितना वक्त होता है, क्या आसानी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा या नहीं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश सिंह बीजेपी नेता, सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, हिमराज राम जुड़ चुके हैं प्रवक्ता जेडीयू से, अरुण पांडे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, राहुल कुमार जुड़ चुके हैं प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से, हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी हिमराज राम जी का। अच्छा, हिमराज राम जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, हमने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की थी और आपको याद होगा सौरभ की अब जेडीयू की बैठक हो रही है, तो सौरभ क्या समझा जाए कि एक फॉर्मूला निकल कर आएगा? क्योंकि देखिए, चुनाव में सीट शेयरिंग एक मजबूत कड़ी होती है। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी सांसद और विधायकों के साथ 1-to-1 मुलाकात वो कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर। अब उसका दूसरा फेज यानी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला प्रभारी हैं, विधानसभा के जो प्रभारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही यह बैठक होगी। 11 और 12 सितंबर को यह बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से, अपने एमएलए से, अपने सांसद से, अपने जो जिला प्रभारी हैं उनसे एक फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक ये ले रहे हैं कि कहाँ हमारी स्थिति कैसी है, क्योंकि सबको पता है कि इसके पहले अगर आप 2019 की बात करें तो मौजूदा समय में जदयू के पास 16 सांसद हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग महागठबंधन के अंदर होती है तो जो फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है उसमें जो बातें सामने आ रही है उसमें 17-17, 6 और 2 यानी 17 आरजेडी, 17 जदयू, 6 कांग्रेस और 2 वाम दलों को दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 2019 के अगर आप चुनाव को देखें और 2024 के चुनाव को देखें तो काफी अंतर है, क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, एनडीए गठबंधन में थे। अब वो आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन में हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो पूरा का पूरा जो परिस्थिति है वो बदल गया है। जो सांसद 2019 में आरजेडी के खिलाफ जीत कर आए, कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए, आज वो उनके साथ हैं। तो नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा संसदीय क्षेत्र ज्यादा बेहतर होगा और उसके बाद ही वो अपना जो सूची है, जिस तरीके से 2 दिन पहले जो माले के दीपांकर भट्टाचार्य है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि मेरी जो भी दावेदारी है हमने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जो सूची है वो सौंप दी है। तो एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है। महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां और स्थितियां जो है वो 2019 और 2024 में बिल्कुल बदल गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सौरभ, गौर करने वाली बात यही है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि समीकरण बदल गया है और अब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब समीकरण बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलती है। अखिलेश सिंह जी, नीतीश कुमार जी ने तो देखिए बैठक की है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा कर रही है, लेकिन बात कर लेते हैं, जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो हम एनडीए की भी बात कर लेते हैं। सौरभ अभी कह रहे थे कि देखिए सब कुछ बदल चुका है। पिछली बार आप लोग जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में आए थे, अब लगातार बीजेपी सर्वे भी करा रही है, जिस जगह पर जेडीयू जीती थी पीछे चल रहे हैं। तो क्या ये एक टेंशन बना हुआ है और कैसे मैनेज करेंगे? तमाम नई पार्टियां भी आप लोग के साथ जुड़ी हैं, सबसे पहले चाचा भतीजे को कैसे मैनेज करेंगे? अखिलेश सिंह जी। मैनेज हो जाएगा जी, मैनेज हो जाएगा, सब चीज मैनेज हो जाएगा। इसलिए मैनेज हो जाएगा कि जितने हमारे घटक दल हैं
उन सबकी आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। सभी पार्टियों को ये इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का प्यार है, जो समर्थन है, वो उनका एक बहुत बड़ा आधार है। यानी जो भी चुनाव मैदान में जाएगा, उसके साथ ही सबसे बड़ा प्लस अगर कोई वोटर है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थक वोटर। और इसलिए सभी मिलजुल करके हम बैठेंगे और सीट शेयर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम इंटरनल बातचीत भी होती ही रहती है सबसे, कुछ ना कुछ पॉलिसी इंटरनल तय भी होगी। ये हम लोगों के जानकारी में नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी आज अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर फीडबैक ले रहे हैं, उनसे जानकारियां ले रहे हैं। ये तो समय चूक गए, मैंने अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि जिस समय वो एनडीए से बाहर हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़े थे, उस समय उनको ये फीडबैक लेना चाहिए था कि उनके कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि एनडीए से वो बाहर हो। उनको ये फीडबैक लेना था कि जो राजद और जदयू के नेता कार्यकर्ता जमीन पर बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं, कई के तो मुकदमे अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव के अंदर भी लड़ाई लड़ते हैं और सामाजिक लड़ाई भी वो लड़ते हैं। वो बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर उचित है, लेकिन बड़ा सवाल ये है अखिलेश सिंह जी, आपने कहा कि देखिए सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था, ठीक है, मैं ये भी समझती हूँ क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है। लेकिन अभी सीट को लेकर आपने देखा कि कुछ ऐसी चर्चा भी खास तौर पर नहीं हुई, क्योंकि अंदर खाने लगातार चर्चाएं हो रही है, मंथन हो रहा है, अमित शाह खुद आप देख रहे हैं नजर बनाए हुए, लेकिन चाचा भतीजे के एंगल को आपने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हाजीपुर एक बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कड़ी बन चुकी है और ऐसा सिरदर्द बन चुकी है कि किसको दे, किसको संतुष्ट करे। आप लोगों ने भतीजे को भी अभी जोड़ा है, नया नया इंडिया गठबंधन हुआ तो इधर आप लोग के साथ चिराग पासवान भी आए, तो उम्मीद लेकर ही आए, तो कैसे संतुष्ट किया जाएगा अखिलेश सिंह? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कहा हूं और फिर भी कह रहा हूं, इस विषय पर तो आपने एक पूरा का पूरा डिबेटिंग कराया था और मैं उस समय भी इस बात को कहा था कि एक सबसे बड़ी बात है, जो पॉजिटिव साइन है, ये जो सकारात्मक बात ये है कि दोनों नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, दोनों नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, उनसे बिल्कुल उनके प्रति उनकी बहुत अच्छी भावना है और उनका भी जो उनके प्रति व्यवहार है, चिराग जी के प्रति जो उन्होंने प्यार दिया, जो उनके प्रति सम्मान है, बाकी और सम्मान है, तो ये सब इस बात का को बताता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। जब सीट को कैसे समझाएंगे, ठीक है, ये बात आपके मन में भी चल ही रहा होगा और बीजेपी में भी एक टेंशन बनी होगी। सारिका जी अभी बैठे नहीं है, अभी बैठक की, ठीक है अखिलेश सिंह जी, नीतीश कुमार ने बैठक की और अभी अखिलेश सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि ठीक है, ये तो उनको पहले ही सोचना चाहिए था, कार्यकर्ताओं से बैठे, लेकिन महागठबंधन में मुझे याद है सारिका जी आप ही उस दिन मौजूद थे, सौरभ भी थे, जब आप कहती बहुत आसान हो जाएगा, मैंने तब भी कहा था कि देखिए राजनीति में ना इतना आसान होता नहीं, और खास तौर पर जब हम सीट को लेकर चर्चा करते, बंटवारा करते हैं, कैसे होगा मैनेज, क्योंकि महागठबंधन के लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल, और कैसे कैसे किसको संतुष्ट करेंगे। सारिका जी देखिए अंजलि जी, अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी पशुपतिनाथ पारस जी से भी मिलते हैं और चिराग जी से भी मिलते हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी दोनों को ही बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों को ही कहते हैं ना एक रसगुल्ला दिखा करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों की जो स्थिति है वो दोनों ही एक सीट पे लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मान और सम्मान की। निश्चित रूप से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी चिराग जी का और उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का किस हद तक सम्मान करते हैं कि उनके बंगले को खाली करवाए, उनकी चीजों को सड़कों पे फेंकवाए, चाहे रामविलास पासवान की तस्वीर हो, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, वो तमाम जो है ना वो दृश्य भी हमने देखे। तो निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी जी का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए सम्मान और चिराग जी के पिता के प्रति सम्मान जो है वो पूरे देश ने देखी, ये मुझे नहीं लगता बताने की बात है। अब अगर हम बात करें अपने गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में,
तो देखिए अंजलि जी, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि इस बार हमारा गठबंधन में जो हमारी दलें हैं, जो हमारी घटक दलें हैं, और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो दल है जेडीयू, जो कि पिछले बार बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ बीजेपी को मिला। और जब से बीजेपी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने गठबंधन से बाहर किया है, बीजेपी लगातार उन क्षेत्रों में, उन सीटों पे सर्वे करवा रही है कि क्या भाई हमारा पहले जैसा स्थिति है कि नहीं है। तो जनता तो बता रही है कि आपका पहले जैसा स्थिति नहीं है भाई, आपको तो हमने वोट ही नहीं दिया था, हम तो गठबंधन को हमने वोट दिया था। और बीजेपी तो मैं आपके पास पहुंचूंगी, अरुण पांडे जी के पास पहुंचता। अरुण जी थोड़ा आप ही समझाएं, उसके बाद मैं राहुल जी के पास भी आऊंगी, फिर सौरभ लगातार, क्योंकि कई सालों से इलेक्शन कवर करते रहे ग्राउंड। क्योंकि क्या होता है ना अरुण जी और सौरभ, जब भी मैं सवाल पूछूंगी बीजेपी का तो वो मुझे महागठबंधन के बारे में एक्सप्लेन कर, अपनी पार्टी की थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम, क्योंकि क्या करें सर सीट को लेकर हर जगह देखिए सारिका जी, आप जितना कहते हैं ना कि राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं होती है, बखूबी आप लोग भी समझते हो। अरुण जी बहुत कुछ इस बार लोकसभा जी अरुण पांडे जी 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें। हाँ ठीक बात है। देखिए सौरभ जी ने दो बातें अभी की, एक तो महागठबंधन में जो अभी सीटों के बंटवारा का फॉर्मूला क्या होगा, मोटा मोटी कुछ बातें उन्होंने कही, और इसके बाद एक राजनीतिक परिस्थिति जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था उसको रिजल्ट को ध्यान में रखकर कहा। देखिए अंजलि, जब भी कभी इस तरह का महागठबंधन बनता है और उसमें कोई नए दल शामिल होते हैं तो सबसे पहले दावेदारी से शुरू होती है। अभी मैं मानता हूं कि महागठबंधन में अभी घमासान नहीं शुरू हुआ है, खींचतान शुरू नहीं हुई है, अभी दावेदारी शुरू हुई है। इसलिए कि अभी सिर्फ दीपांकर ने अपनी सीट की दावेदारी की है। अब उसमें किसी ने नहीं कहा कि हाँ, जैसे अभी आप एनडीए में कह सकते हैं, जो अभी आपने बात हाजीपुर की तो चाचा भतीजे में मतलब एनडीए में खींचतान शुरू हो गया है। परिस्थिति सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो महागठबंधन में दावेदारी शुरू हो गई है। सौरभ जी ने जो बातें बताई उसमें देखिए, जब भी कोई फॉर्मूला तय होता है तो दो बातें होती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें राजनीतिक परिस्थिति बदली। आपने देखा कि इसी विधानसभा में लोकसभा चुनाव के बाद राजद सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा और नीतीश जी जो सत्ता में है वो तीसरा बड़ा दल हो गए। तो अब इसके तो एक तो सीटों का जो बंटवारा होता है, जब कभी इस तरह की परिस्थिति आती है तो लोकसभा चुनाव में जब सीट का बंटवारा होता है तो संबंधित विधायक जो राजनीतिक दल होता है उसके विधायक कितने हैं, इसके कारण ये होता है कि हर 6 विधानसभा क्षेत्र पर एक लोकसभा क्षेत्र होता है। तो अभी राजद तो सबसे बड़ा दल है और महागठबंधन में जब सबसे बड़ा दल है उसके पास अभी लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। 2019 के चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला था और 40 सीट में 39 सीट ने तो एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 17 सीट बीजेपी लड़ी और 17% रिजल्ट हुआ। नीतीश जी 17 सीट लड़े, 16 सीट जीते। जो सौरभ जी ने अभी बात बताई ठीक ही कहा, एक सीट कांग्रेस को हाथ लगी थी। अब बाकी 6 सीटें जो एनडीए में शामिल लोजपा थी, रामविलास जी तब थे, तो एनडीए ने जीता था। अब जब सीट का बंटवारा नीतीश जी आ गए हैं इधर, तो सबसे बड़ी बात देखिए, मैं मानता हूं कि लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है संपूर्ण देश में, न सिर्फ बिहार में, जो नन बीजेपी पार्टियां हैं वो अपने अस्तित्व और वजूद के लिए लड़ रही हैं। यदि इस चुनाव में यदि नन बीजेपी पार्टियां अपनी धाक नहीं दिखाएंगी, अपना वजूद नहीं दिखाएंगी, तो क्या भविष्य होगा वो समझा जा सकता है। अब बात है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदली है। नीतीश जी अगस्त महीने में आ गए हैं इस पाले में। अब बड़े भाई और छोटे भाई उसी तरह से बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे जो 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने किया था। और यही कहते हुए नीतीश कुमार ने देखिए अरुण पांडे जी, ये बात भी समझना होगा, लोकसभा चुनाव थोड़ा सा आप भी समझते हैं कि परिस्थिति बदल जाती है, और ये बात हर राजनीतिक गलियारों में और खास तौर पर देखिए ये चर्चा तो रहती है, और इसमें मुझे लगता है कि तमाम एक्सपर्ट ये समझते हैं अरुण जी कि बीजेपी के पास एक चेहरा है और वो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और इसलिए फाइट बहुत तगड़ी हो जाती है। और इसीलिए बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है कि देखिए इस बार तमाम जो राजनीतिक दल है उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है लोकसभा चुनाव। राहुल जी, बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ लगातार कहा जाता है हर पार्टी में कि नहीं नहीं नहीं, गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई, लेकिन अभी अरुण जी की बात और सौरभ की बात अगर हम समझे
तो अभी तो खींचतान शुरू होगा। राहुल, देखिए मैडम, सबसे पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि जो महागठबंधन बना है, राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। राहुल जी थोड़ा सा और आप लाउड बोले जी। हेलो जी अंजलि, इसमें एक बात मुझे और कहनी थी, यदि उसकी वो बात मैं पूरी हाँ कर देता तो आप इन ठीक लोगों है से अरुण राय जी, आप लेते तो बोलिए। अच्छी बात होती। जी तो मैं बिल्कुल ये कह बिल्कुल रहा अरुण जी था आप बोलिए, कि हाँ, उसके कि बाद एक तो राहुल जी का। सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि विधानसभा में किसके कितने विधायक हैं। और अभी तो जब जदयू, और एक बात हुई है पूरे देश भर में, जो अभी ये INDA बना है, तो एक कहीं ना कहीं हम्म। रजामंदी हुई है कि रनर और विनर एक आधार होगा। तो बिहार हाँ में राजद एक भी सीट नहीं जीता था, लेकिन 19 सीटों पर राजद रनर था बिहार में। और नीतीश जी 17 सीट में 16 सीट जीते थे, एक सीट वो हारे थे। अभी मुंबई की बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि हम लोग 1 to 1 करेंगे और बहुत किसी को कुछ हानि भी सह करके समझौता करना होगा। अब ये इशारा कहीं ना कहीं उन दलों के लिए है जो जीती हुई सीट पर दावेदारी करेंगे, या जो हम्म। कुछ सीट को कहीं रनर विनर भी रहे हैं। ये लालू प्रसाद का इशारा उन्हीं दलों के लिए है। बिहार में जब आप बात बिल्कुल करेंगे तो अभी एक फॉर्मूला हुआ है कि 16 जो जीती हुई सीट है, वो जीती हुई सीट के साथ मुझे लगता है कि अभी जो बातें आई है सामने, 16-16 और कांग्रेस के लिए 5, माले के लिए 2 और CPI के 1, मतलब अभी जो 40 सीट का एक बंटवारे का फॉर्मूला जो बात सामने आई है अभी, वो ये आई है कि दोनों जदयू और राजद बराबर बराबर सीट ले रहे। वो 16-16 सीटें होंगी, कांग्रेस 5 सीट ले लेगी और माले 2 सीट और कुछ कुछ सीटों का के नाम भी सामने आए हैं। मेरी विश्वस्त जानकारी से मैं ये बता रहा हूं कि लालू जी जी बताइए। भले आज माले ने 9 सीट और 8 सीट की दावेदारी की है, लेकिन माले नेतृत्व को यह कह दिया गया है कि आप आरा के लिए और सिवान के लिए तैयारी कीजिए। मतलब माले के लिए ये 2 सीट का सिग्नल अभी फिलहाल राजद की ओर से दे दी गई है कि आप ये 2 सीट आपके खाते में जाएगा, ये 2 सीट की आप तैयारी कीजिए। कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई हैं। एक तो उसकी किशनगंज सीटिंग सीट है, एक औरंगाबाद की बड़ी दावेदारी शुरू से रही है, आपको याद होगा वहां निखिल कुमार MP रहे, कई बार MP रहे, और बिहार का वो चित्तौड़गढ़ कभी कहा जाता था। हालांकि नए परिसमन में थोड़ी परिस्थितियां वहां की बदली हैं, लेकिन एक निखिल कुमार है, मीरा कुमार जो लोकसभा की पूर्व स्पीकर रही हैं, उनके लिए सासाराम सीट। और फिर अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो अपने सुपुत्र को लड़वाए थे पिछली बार, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल की अरुण पार्टी जी, से, अब सबका प्रदेश आकलन है। हाँ, करेंगे, लेकिन राहुल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, इन सबका आकलन करेंगे। राहुल जी के पास भी पहुंचे। राहुल जी। देखिए अंजलि जी, मुझे ये कहना है, सबसे पहले तो राजनीति में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है, जरूरी नहीं, वो 0 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद RJD और जदयू ने मिल करके कई विधानसभा का चुनाव लड़ा। अभी सारिका जी बता रही थी कि जदयू की वजह से बीजेपी ने सारी सीटें जीती है। तो कुढ़नी सीट RJD की जीती हुई थी, जिसको जदयू ने लिया अपनी तरफ, और वो सीट वो हार गए बीजेपी से। उसी तरह से मोकामा में जो जीत का अंतर था, वो जदयू के साथ रहने के बावजूद बहुत घटा है। उसी तरह से गोपालगंज की सीट बीजेपी ने रिटेन किया, बावजूद इसके कि वहां पे RJD और जदयू एक साथ आ गए। हमारा कहना यहाँ पर यह है कि जो बैठक अभी हो रही है 11 और 12 सितंबर को, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हर चुनाव से पहले इस तरह का एक कोरम पूरा करने के लिए बैठक करते रहे हैं। जब महागठबंधन में जाने का फैसला था, तब नीतीश कुमार जी ने ये बहुत राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि ललन सिंह जी और विजेंद्र यादव जी के कहने पर हम इधर से उधर गए। मतलब जिस पार्टी में गठबंधन करने का फैसला कार्यकर्ता नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, सिर्फ 2 नेता बैठ करके तय कर लेते हो, वहां पे सांसदों से समीक्षा बैठक करना या विधायकों के साथ बैठक करना या कार्यकर्ताओं के साथ या जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। जदयू का जो सफर है, इन्हीं वजहों से, जो नीतीश कुमार जी का एक तरफा मामला होता है कि वो किसी कार्यकर्ता की सुनते नहीं है, और वो जो तय कर लेते हैं उससे कार्यकर्ता को या तो संतुष्ट होना होता है या उसको बाहर ठीक है जाना होता राहुल है। जो जी। लोग असंतुष्ट होते राहुल हैं वो जी बाहर जाते हैं। आप सवाल शायद लगता है मेरा समझे नहीं। सवाल एक तो आपकी आवाज भी कम आ रही है। सवाल मेरा था, ठीक है नीतीश जी पे तो आकलन मैं JDU से RJD से पूछ लूंगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे दल में बहुत ज्यादा सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, ठीक है, चीजें दिखाई दे रही है अभी तो मुझे, और तमाम जो जनता है सबको दिखाई दे रही है। इतना
कहते हैं ना कि ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, एक नेता है, सर्वोच्च नेता होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर जो असर होता है उन्हें कैसे, क्योंकि जब समीकरण बदलता है तो अपर लेवल पर बदलता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे। अखिलेश सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अखिलेश सिंह मैं एक लाइन खाली खत्म, ठीक है राहुल जी बोलिए, ठीक है बोलिए। अभी अखिलेश जी ने भी कहा था एक कि चीज तो जमीन पर बहुत हम सारे सर्वे ऐसे करा रहे हैं, कार्यकर्ता हम हैं। सर्वे ठीक कराते है हैं। अखिलेश सिंह जी, राहुल जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद 1 मिनट, राहुल जी जल्दी बोलिए। अखिलेश जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि अखिलेश जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जमीन पर जदयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उसके अंदर जो टकराव है वो आपको हर जगह दिखाई देने लगेगा आने वाले दिनों में, इस बैठक के बाद भी दिखाई देगा। ठीक है अखिलेश सिंह जी, उसके बाद मैं सारिका जी के पास जाऊंगी। अखिलेश सिंह जी। जी, अभी सर्वे की बात हो रही थी, हम तो सर्वे कराते हैं क्योंकि चुनाव को हम सीरियस लेते हैं और चुनाव जब हम लड़ते हैं तो हम बिल्कुल सब तरह से चुनाव लड़ते हैं, यानी जनता के बीच जाते हैं, जनता के सवालों से जुड़ते हैं, हमारी कहाँ कमी है, कहाँ हम ठीक कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हम सर्वे कराते हैं। इसलिए हम सर्वे कराते हैं तो आपके लिए वो चिंता का विषय है, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे ये रूटीन अखिलेश वर्क में सिंह है, जी, हम चिंता अपने का कार्यों विषय तो को आपके लिए भी है, सुनिए, क्योंकि जो सर्वे कराते हैं मुझे पता है बीजेपी हर जगह चुनाव से पहले, लेकिन सर्वे में जब हम पीछे होने लग जाते हैं तो चिंता तो है। अमित शाह ऐसे नहीं, जब गठबंधन हुआ था मुझे याद है कितनी रैलियां उसी वक्त उन्होंने कर दी थी, तो चिंता तो है बीजेपी की। इस बार बिहार में समीकरण बदले हुए हैं। सौरभ, क्या वाकई इतना आसान है इस बार बीजेपी के लिए बिहार? जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर केवल चेहरे की बात करें तो भले चेहरा एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और महागठबंधन के तरफ से अगर आप देखेंगे तो चेहरा वहां पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अगर आप कोई भी चुनाव देखें तो हमेशा चुनाव जो होता है वो जाति आधारित होता है, और अगर आप जातियों का जो आंकड़ा है अगर उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन का पल्ला काफी भारी है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि आरजेडी के पास मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, उसी तरीके से नीतीश कुमार के जाने के बाद जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है या फिर कुर्मी का जो वोट बैंक है, तो अगर जातियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन का पल्ला भारी है, और ये कई बार साबित भी हो चुका है। 2015 का अगर आप चुनाव देखें तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, नतीजे सबके सामने हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात तो जरूर है, लेकिन सबसे और शायद इसी वजह से आप देख रही होंगी कि बीजेपी लगातार अपना कुनबा जो है वो लगातार मजबूत कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वो चाहे आरसीपी सिंह हो, फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, फिर लगातार अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उन पर भी लगातार डोरे डाले जा रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि वो एनडीए के तरफ आ जाए। तो इतना आसान बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव नहीं है, ये स्पष्ट है, और ये बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जानते हैं। अगर आप गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो वो 6 बार आ चुके हैं, नहीं सॉरी, पिछले 1 साल में वो 6 बार आ चुके हैं। वीडियो मजबूत थी उसी जगह गए जब जी गठबंधन हुआ था। जी बिल्कुल सौरभ। तो अखिलेश सिंह जी, सौरभ ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि टेंशन आप लोगों के लिए लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए टेंशन है, ये बात समझनी तो आप लोग भी समझते होंगे। अब यही बात है कि मानिए या ना मानिए। अखिलेश जी बिल्कुल, आपका अपना सर्वे रिपोर्ट है, आपका अपना एनालिसिस है, बिल्कुल उसको करिए, मैं उसमें कोई दखल नहीं देना चाहता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तो अभी बात हमारी अधूरी रह गई थी, तो पहली बात को मैं फिर अंत में कहूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। अभी 3 उपचुनाव हुए, तो मैं समझता हूँ कि सौरभ जी भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। अखिलेश जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। अखिलेश जी आप ये बता दीजिए, मुझे जहां तक मेरी जो समझ है, जो भी उपचुनाव होते हैं जब कभी भी होता है तो जो सत्ता में रहती है ना पार्टी, उसके पक्ष में वो चुनाव का परिणाम नहीं जाता है, जहां तक मुझे पता है।
तो अगर ये उपचुनाव के नतीजे आपके पक्ष में गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी आज भी उतना ही मजबूत है जितना नीतीश कुमार के साथ हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है। सरोज जी, मैं समझता हूँ कि हमको बोलने दिया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ तो जी बिल्कुल शुरू हो ही जाता है अक्सर। नहीं बोलिए बोलिए और मैं इस बोलिए। मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको फिर उस तरह से कंफ्यूज कर सकूं। सवाल नहीं, आज पूरा रखिए, बोलने दिया जाएगा। अखिलेश जी आप पूरा बोलिए। जी जी, नहीं तो ये बोलिए। पहले का जो ट्रेंड था मैंने वो बताया, आज शायद हाँ, ठीक रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि उपचुनाव की बात मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने उस उपचुनाव में देखा है कई ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे सामने घटी है और मैंने उसको खुद से महसूस किया है। 2014 के बाद 2015 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ 1 साल के लिए शासन किए और उसके बाद से लगातार उनका शासन चलता रहा और जिस प्रकार से समाज के हर वर्गों को उनके साथ न्याय करने का उन्होंने काम किया, हर वर्गों के लिए काम किया, उन अति पिछड़ों को जिनको कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, चाहे उनको उनको कानूनी दर्जा दिलाने की बात हो या जो कुछ हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार भारत के कैबिनेट में उतना स्थान दिया गया, उनके आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया कि सारी लगातार काम करने के बाद, ये सब काम करने के बाद आज परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के हाथ में बस खाली कटोरा है और कुछ नहीं है और वो सीधा सीधा शिफ्ट हो गया है नरेंद्र मोदी जी के हाथ के पास। आज इस चैनल पर बैठ करके इस पैनल पर अगर कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि आज नीतीश कुमार जी के पास कुछ भी नहीं रह गया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुर्मी वोट तक उनके हाथ में पूरा पूरा नहीं रह गया है और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो आप 15 का रिजल्ट देखे, जो उससे तुलना मत कीजिए। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का सीट तो काफी घटेगा ही और जो खाली हाथ लेकर आए थे, जिनके हाथ में गोल गोल लड्डू है, जिन्हें अभी बोहनी करना बाकी है, जिनको अभी शुरुआत करना बाकी है, वहीं रह जाएंगे क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाले लोगों को जनता ने सबक सिखाई है, आगे भी सिखाने का काम करेगी। चिराग जी का बंगला खाली अगर हुआ था तो वह एक प्रक्रिया है, कांग्रेस के साथ रह करके और उनका जो ये बंगलों से जो प्यार है, बंगलों की जो मोहब्बत है, अरे वो अस्थाई नहीं है। उसी के लिए प्राण अगर देते हैं तो उसी का परिणाम है कि मुश्किल में फंसते हैं। राहुल जी जिस तरह से बंगले से प्यार करते थे, जब बंगले से प्यार करते थे, वैसे ही बंगलों से प्यार करने वाले लोग, और सरकारी संपत्ति है भाई, वो जनता के कृपा से मिलती है और वो जाती है। चिराग जी इस बात को समझते हैं, इसीलिए आज वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। अखिलेश सिंह जी, आपने जो कहा उसमें मैं 2 बातों को कोट करना चाहूंगी। आपने कहा कि ठीक है, सर्वे ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको ये इस बात की जानकारी तो बखूबी होगी क्योंकि आप बिहार से प्रवक्ता भी हैं। क्योंकि सर्वे जो कराया जा रहा है, खास तौर पर जिसके साथ जो सीटें जेडीयू को दी गई थी, वहां पे बीजेपी पिछड़ रही है, ये बात आप भी जानते हैं। और अमित शाह यूं ही नहीं, बिहार में कई दौरे कर चुके हैं, इस बात का आकलन उन्होंने किया होगा, तभी ये वजह। ठीक है, एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर रहता है। लेकिन सौरभ जो जिक्र कर रहे थे, इस बात को आप भी बखूबी समझते होते कि हर राज्य का जो चुनाव होता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा, वो केंद्रित होता है अलग मुद्दों पर। और बिहार में जाति बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये अखिलेश सिंह जी आप समझते हैं। यही वजह है कि तमाम वो राजनीतिक दलों को आप लोग भी कुनबा जोड़ रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। सारिका जी, मुझे याद है अखिलेश सिंह जी थे उस दिन पैनल पे, आप कह रहे थे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बहुत सब कुछ आसान है, हम लोगों में कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, बहुत अच्छे से जिसको जितने सीटें मिल जाएगी। लेकिन सारिका जी कहते हैं कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ग्राउंड स्तर पर ऐसा होता नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश सिंह जी कि कैसे समझाएंगे उन कार्यकर्ताओं को नीतीश जी। एक उसी वक्त पे वो कार्यकर्ता, वो नेता आपस में ग्राउंड पर जेडीयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, फाइट करते हैं। कई जगह सही बात है, तस्वीरें आती है, कई बार आपने तो बयानबाजी देखी होगी। ठीक है, ऊपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन चुनाव में ना कार्यकर्ता जाते हैं ग्राउंड में, कैसे मैनेज करेंगे सारिका जी? क्योंकि वहां तो बैठक हुई, चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है जेडीयू में।
जी बिल्कुल, देखिए अभी कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कि नीतीश कुमार जी के पास कटोरा जो है वो खाली कटोरा वो लेकर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, चाहे वो ख्याल खाली पुलाव के ही क्यों ना हो। अरे बेशक आप महसूस कर रहे हैं कि आपके कटोरे में बिरयानी है, लेकिन वो आपका सिर्फ ख्याल है। आपने बिहार की जनता से लोकसभा के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो पिछली लोकसभा में बीजेपी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। मैं एजेंडे पे बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि खाली हम इधर उधर की बातें करें। सीट और को लेकर जरा मुझे समझा दे। बीजेपी तो बिल्कुल बीजेपी देखिए अपना सर्वे करा ही रही है, अपना मंथन कर ही रही है, वो जनता तो दिखा देगी, ठीक है, जो विशेष राज्य का दर्जा लगातार तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन मुझे जरा ये बताएं आप कि कैसे महागठबंधन में सीट को लेकर मैनेज हुआ, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ और जो मुझे लगता है तमाम यहाँ पे पैनल वो भी देख रहे होंगे, और ये बात सौरभ आप भी देख ही रहे होंगे कि अभी जो बॉडी लैंग्वेज है ना नीतीश कुमार की और लालू यादव की, वो बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जिस तरह से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और तमाम मुझे लगता है लोग भी ऑब्जर्व करें। तो सारिका जी अभी तो महामंथन होगा, अभी तो बहुत खींचतान होगा सारिका जी। नहीं, निश्चित रूप से महामंथन भी होगा, लेकिन बावजूद इसके तमाम महामंथनों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के वो दिक्कतें आएंगी जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आने वाली। और मैं इसलिए इस आत्मविश्वास के साथ ये बात बोल रही हूँ क्योंकि हमारा एजेंडा, हमारा मुद्दा जो है, उस मुद्दे और उस एजेंडे पे हमारी तमाम घटक दलें जो है ना, वो त्याग और बलिदान की मुद्रा में है। और जब त्याग और बलिदान की मुद्रा में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सीटों को लेकर के खींचतानी की वैसी जो है वो कुव्यवस्था वहां पे व्याप्त होगी। लेकिन हाँ, एनडीए में जरूर होगी, क्योंकि अब तो उन्हें अपनी दावेदारी पेश करनी है। दावेदारी भी ऐसे ऐसी सीटों पे, ऐसे ऐसे जो है अभी वर्तमान जो है सांसद वो तो है ही, इसके अलावा भी कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। कई ऐसे दलें हैं जो दो भाग में बट गई हैं, उनके भी लोग जो है शीर्ष नेतृत्व में बैठे, उनके लोग अपनी दावेदारी अलग पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब सामने है, सबके पटल में है। तो इसलिए मैं इस आत्मविश्वास के साथ ये बोल भी पा रही हूँ अंजलि जी कि ठीक है, मुश्किलें तो होती हैं और वो मुझे लगता है कि बातचीत के बाद ही हल होंगी। लेकिन बावजूद इसके अगर आप मुश्किलों का कंपैरिजन करें एनडीए टू इंडिया या एनडीए टू महागठबंधन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के अंदर वो खलबलाहट या वो सीटों के बंटवारे को लेकर की वो स्थिति पैदा होगी जो अभी से ही एनडीए में दिखाई देने लगी है। रही बात, मुझे लगता है आने वाले समय में वो सिनेरियो जो है और वो थोड़ा क्लियर होगा और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं आप लोग भी। राहुल जी जल्दी रिएक्शन, जल्दी से राहुल जी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आरजेडी के नेता माननीय लालू जी जिस तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और नहीं सिर्फ बल्कि माले का भी जिस तरह का बयान आया है कि हमने लालू जी को वो सीट बता दिया है कि किन किन सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है नीतीश कुमार जी के लिए। और जिस तरह से लालू जी ने सावन महीने के बाद जिस तरह से उन्होंने, या मुंबई बैठक के बाद मटन वाला जो वीडियो उन्होंने दिया है, कि एक तरह से राजनीति में कुछ भी वीडियो ऐसे नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। गांधी के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को डरा रहा है और ये जनता को भी डरा रहा है। ये बिल्कुल ये क्लियर है इस मैसेज में। बिल्कुल, ये बात तो मुझे लगता है कि आपने देखा ही, संयोजक के नाम पर भी नीतीश जी कुछ और पहले कह रहे थे, फिर लालू यादव का कुछ और बयान आया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजनीति में 2000 नहीं होता। मैडम 2015 में नीतीश कुमार जी और कांग्रेस ने मिल करके लालू जी को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उस वक्त सीटों के गठबंधन में पहले उन्होंने कांग्रेस से बात कर ली, इस बार लालू जी सतर्क थे, राहुल गांधी जी के साथ उसको बिल्कुल। आखिरी टिप्पणी सौरभ जल्दी से, इस बार बिहार की बात करें, चाहे हम महागठबंधन की बात कर लें, चाहे हम एनडीए की बात कर लें, क्या रसाकसी रहेगी सीट शेयरिंग को लेकर? सौरभ जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले अरुण जी बता रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि अभी दावेदारी शुरू हुई है। अगर महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो दलों के तरफ से अभी केवल दावेदारी शुरू हुई है, इसके बाद खींचतान होगी और उसके बाद घमासान होगा। लेकिन अगर एनडीए के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां दावेदारी खत्म हो चुकी है, वहां अब खींचतान शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी जो दल है वो ये कह रहे हैं, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात कर लें तो उनका कहना है, कई बार उनके जो पुत्र हैं सुमन मांझी, उनका बयान आ चुका है कि मैं 5 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें
तो वो चाहते हैं कि 2014 में जो उन्हें सम्मान मिला था वही सम्मान उन्हें 2024 में मिले। 2014 में मेरे ख्याल से वो 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो उनकी भी दावेदारी 4 सीटों को लेकर है। उसी तरीके से अगर आप चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग 3 सीटों पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 सीटों पर, तो उनकी जो दावेदारी है उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी 3 सीटों की है। चिराग पासवान ने कई बार कहा कि मुझे 6 सीटें चाहिए, यानी पहले जितनी मेरी दावेदारी थी उतनी सीटें तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और अगर चौथी तरफ अगर आप देख ले पशुपति पारस, तो वो कह रहे हैं कि 5 तो मेरा सिटिंग है, तो 5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, महागठबंधन के तरफ भी और एनडीए के तरफ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के तरफ परेशानी थोड़ा सा ज्यादा है अगर महागठबंधन के मुकाबले अगर देखें तो। बिल्कुल, क्या पता वक्त आगे निकलेगा, अभी महागठबंधन में खींचतान शुरू होगी, क्योंकि अभी तो बैठक शुरू हुई है जेडीयू में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो समीकरण बने हैं, अब नीतीश कुमार का देखिए एक अपनी अलग राजनीति रहती है। नीतीश कुमार को कम से कम ये तो होता है कि उन्हें भी संतुष्ट करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुके हैं लालू यादव, तो तमाम गठबंधन में समीकरण क्या बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव हर मायने से बहुत ही दिलचस्प है, और सीट को लेकर देखिए मैराथन बैठक हो ही रही है। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, कैसे होगा सीट को लेकर फॉर्मूला तय, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आम जनता बखूबी समझती है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।